Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are covering the Vision IAS monthly magazine on this platform. The December month we had already started and the two sections have been completed. The Polity section and the International Relation. आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमी। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले टॉपिक के साथ। It talks about the state finances. So recently, the Reserve Bank of India published an annual report जिसका टाइटल था State Finances, a study of the budget 2023 to 2024. तो ये रिपोर्ट जो है आरबीआई ने अभी पब्लिश करी है और इसका टाइटल है। और इस पूरी रिपोर्ट की अगर थीम के बारे में बात करते हैं तो the theme was revenue dynamics and fiscal capacity of Indian state. ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या बात करी ये समझने से पहले आपको कुछ टर्म पता होना चाहिए और मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको सारी टर्म्स पता है इकोनॉमिक्स की बिकॉज एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहा। पहला बात करता है यहाँ पे टर्म है आपके पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। तो टोटल जो आपके पास खर्चा होता है यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आपका रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट जो होता है उसको आप घटा दो तो आपके पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। तो ये जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है ये वो होते हैं जो कि बोरोइंग नहीं है यानी कि आपको फिर से नहीं चुकाना है। Therefore, ये किसी भी तरह का डेट आपके पास क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोन रिकवरी करते हो तो ये आपके लिए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है। फिर यहाँ पे बात हो रही है नेट फिस्कल डेफिसिट की। तो जो आपके पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है उसमें से यू विल लेस द नेट लैंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके पास नेट फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। और जब आप टैक्स बॉयंसी के बारे में बात करते हो दैट मीन्स when revenue is increased by more than 1% for percent in the increase in the GDP. तो यहाँ पे रेवेन्यू और जीडीपी का जो इंक्रीमेंट है उससे टैक्स पॉलिसी को इन्होंने कंपेयर किया है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात हुई है। रिपोर्ट से पहले आप इस रिकमेंडेशन को देखिए। एक कमेटी थी जिसका नाम है एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। ये एनके सिंह ने ये रिकमेंडेशन किया कि आपकी कंट्री में जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है और जो डेट है यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करी गई है उसमें कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो है सेंटर और स्टेट का वो 60% ही होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। आई रिपीट, एनके सिंह ने अपनी रिकमेंडेशन में बोला कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है कंबाइनिंग ऑफ द सेंटर एंड स्टेट वो 60% से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी 40% सेंटर का होना चाहिए और 20% जो ये आपके पास स्टेट का होना चाहिए। This committee suggested the incorporating escape clauses that allow the deviation from the fiscal target under the specific circumstances जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी है, एक्ट ऑफ वॉर है, नेशनल कमिटीज है एक्सेट्रा। अब जब आपको ये रिकमेंडेशन पता है तब आप इस रिपोर्ट के ऊपर आइए। ये रिपोर्ट में क्या बोला गया है, दे टॉक्ड अबाउट द प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। दैट मींस द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी जो रेशियो है वो कम हुआ है। 4.1% था 2020-21 में, अब ये 2.8 हो गया 2021-22 एंड इट लेड बाय अ मॉडरेशन इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर coupled with an increase in the revenue collection. इसी के साथ कैपिटल आउटले जो है वो इंक्रीज हुआ है। इट इज इंक्रीज बाय 42.6% 2023-24 में टू 2.9% ऑफ द जीडीपी। देन अगर स्टेट के टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे वो डिक्लाइन हुई है। 31% था ये मार्च 2021 में, अब ये रह गया 27.5% बाय एंड ऑफ द मार्च 2023। आपकी जो बोरोइंग है राइट, इट हैड राइजन सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट जो कि अब कम हो गई है 76% व्हिच इज अ गुड न्यूज। तो ये सारे
आपके पास रिपोर्ट के अंदर आई है। तो आपको जो चीज याद रखनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंसेस स्टेट बजट ऑफ 2023 ये आरबीआई ने रिलीज करी है। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, नेट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टैक्स बॉयंसी क्या होता है, एनके सिंह कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कंसर्न्स है जो कि आप सीधा मीन्स में छाप सकते हैं। दैट लो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है, ऐसा रेवेन्यू जो कि नॉन टैक्स तरीके से आ रहा होता है उसका कलेक्शन बहुत कम हो रहा है। रिड्यूस द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इससे एक तरह से सरकार पे जो बर्डन है वो बढ़ जा रहा है, इनका ये कहने का मतलब है। अब आते हैं सेज के ऊपर, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अभी क्या हुआ है कि जो सेज एक्ट था पुराने वाला उसमें अमेंडमेंट किया गया है और जो रूल्स उसका बदलाव किए हैं, लेकिन ये सेज है क्या उसको हम देख लेते हैं। सो दिस इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर द सेज। ये एक एरिया होता है, मान लो कि कोई एक टेरिटरी है इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी हो सकती है, अगर आप उसको डेलीनेट कर देते हो सेज एरिया के तौर पे, तो वी से इट इज अ ड्यूटी फ्री एनक्लेव डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द ट्रेड ऑपरेशन। अगर आप कुछ इंपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो आपके वहां पे क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो उसमें नहीं लगेंगे। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कोई भी सेस के अंदर आता है तो उसको क्या क्या इंसेंटिव सरकार देती है। सबसे पहली बात तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, आपको वहां पे इंपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की जो ड्यूटी है वो नहीं पे करनी पड़ेगी। दूसरा, जो सेंट्रल सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, स्टेट सेल टैक्स है, इनसे आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिलेगा। तीसरा, अदर लीवाइज इफ एग्जेम्प्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई टू द सेज आर जीरो रेटेड और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस आपको मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि कौन सेज को सेट कर सकता है, कोई भी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है सेज को स्टैब्लिश कर सकती है। अभी तक इंक्लूडिंग द इंडिया, चाइना के अंदर है ये आपके पास, जॉर्डन में है, पोलैंड में है, कजाकिस्तान में है। तो इससे आप सीधा पता कर सकते हो कि इंडिया के साथ ये बाहर भी अवेलेबल होती है। ठीक है जी, पता चल गया कि इंडिया में भी है बाहर भी है। अब सेस एक्ट 2005 क्या था, जो सेस एक्ट था 2005, इट वाज इनेक्टेड फॉलोड बाय द सेस रूल व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2006। तो सेस एक्ट आया 2005 में और 2006 में ये इसका पूरा इफेक्ट में आया, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो जो है वहां पे कोडिफाई किए गए। तो जो एक्ट और जो रूल है ये एक तरह से बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं for the establishment and the management of the CES in India. They seek simplification of procedures and for the single window clearances on matters related to the central as well as the state government. So the areas under the CES covers a broad range of the zone type, including the export processing zone. अब पूरा जो एरिया सेस के अंदर आता है उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, जैसे कि एक आपके पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, फ्री जोन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जो फ्री ट्रेड जोन है, फ्री पोर्ट है, अर्बन एंटरप्राइज जोन वगैरह है। आज की डेट में पूरी इंडिया में 276 सेज जो है वो ऑपरेशनल है। टोटल अगर हम सेज से एक्सपोर्ट की बात करते हैं, so it is something $155.8 billion in 2022-23 and it included 61.6 billion of goods and $94.2 billion of the services export। the goods and services export के बारे में बात हो रही है। अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसके अंदर जो रूल्स अमेंडेड किए गए हैं वो क्या है। इसमें बोला गया है कि कोई भी टेरिटरी, ठीक है, अगर सेस के अंदर आती है और उसको अगर नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित कर दिया गया है, यानी कि वो बेसिकली सेस की टेरिटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है और वो नॉन प्रोसेसिंग एरिया यानी उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, फलाना कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको उसमें सेस का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो द अमेंडेड रूल अलाउ द demarcation of a portion of the build-up area in the IT or IT-enabled services cells as a non-processing area, subject to conditions including the repayment of tax concessions attributable to the area। तो ये जो है आपके पास प्रोसेसिंग एरिया इन द सेंस is for the manufacturing of the goods or the rendering of services। the non processing area जो है ये क्या है आपके पास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है।
लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेस एक्ट। ये पूरा जो सेस एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो इसके प्रमोशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है सेस का लिया गया है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस। एक टर्म हम यूज करते हैं रेमिटेंसेस, यानी इंडिया के बाहर जो भी एनआरआई है, अगर वो कोई भी पैसा आपके भारत में भेज रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। बाहर का आया हुआ पैसा हमारे पास क्या रेमिटेंसेस। तो पहले डेटा देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंसेस आता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, उसके बाद आपके पास सऊदी अरेबिया से आता है। रेमिटेंसेस रिसीव की कंट्रीज, इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स, मैक्सिको 67, चाइना 50 बिलियन डॉलर्स। हाईएस्ट ग्रोथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज में देखी गई है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा आपके पास यूएस है और सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, जहां से इंडिया में आपके पास सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है। अब बात करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है माइग्रेशन। ये रिपोर्ट याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पब्लिश करी और क्या नाम है? दैट इज, रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, लेवरेजिंग द डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर द प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। लेवरेजिंग द रिपोर्ट का नाम है आपके पास माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, लेवरेजिंग द डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर द प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। अब इसकी फाइंडिंग्स की बात करते हैं। पूरा जो ग्लोबल रेमिटेंसेस है, सो कम से कम अगर हम एस्टिमेट देखें तो बिलियंस में है। 860 बिलियन डॉलर का एस्टिमेशन है 2023 के अंदर। सो दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछला जो आपके पास साल था उससे 3% आपको इंक्री मिला है। नाउ जो आपके पास लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहां से जो रेमिटेंसेस है वो लगभग आपके पास 669 बिलियन डॉलर एट 3.8% ग्रोथ इन 2023। Remittances continued to be the premier source of external finances for the low middle income countries during 2023। साउथ एशिया पूरा, अगर हम साउथ एशिया की ग्रोथ की बात करते हैं, रेमिटेंसेस की ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो हाईएस्ट है 89 बिलियन डॉलर्स अमंग द लो मिडिल इनकम कंट्रीज इन 2024। अब ये आपने डेटा देख लिया कि भाई बाहर से जो पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, उसमें साउथ एशिया का क्या स्टेटस है। सबसे ज्यादा यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का हमने डेटा देख लिया, लेकिन लेकिन ये क्यों जरूरी है? मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बाहर का जो पैसा आ रहा है, यानी कि जो रेमिटेंसेस आ रहा है, वो क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसके पीछे पड़े? पहली बात, आप इससे के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाते हो। जो हाउस होल्ड रेमिटेंसेस रिसीव करता है वो अपनी सेविंग बढ़ाता है। जब वो अपनी सेविंग बढ़ाता है यानी कि वो इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का। समझ आ रहे हैं? अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बाहर से पैसा आ रहा है, मतलब मेरे पास सेविंग है, मेरे पास सेविंग है तो मैं पैसा खर्च करना चाहूंगी, डिमांड बढ़ाऊंगी, कार खरीदना चाहूंगी, प्रॉपर्टी खरीदना चाहूंगी, तो वहां से क्या होगा? मार्केट के अंदर रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। ठीक, दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट की फंडिंग। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, इनके पास इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का एक्सेस कम होता है, तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड होते हैं? रेमिटेंसेस एज अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस प्लस इंटरनल बोरोइंग। अगर हम फ्यूचर इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो आप इनको एज अ कोलेटरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से बहुत सस्टेनेबल सोर्स है फाइनेंस का। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंस जो है समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये कंसर्न्स वाली चीज मैं छोड़ रही हूँ, ये पढ़ने वाली चीजें हैं मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको रीड ऑन कर लीजिए। जो समझने वाला पॉइंट है उसको हम कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आपने रेलवेज के बारे में बात करी, रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात करी कि एक तो आपके पास जो फ्रेट वाली ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है, और पैसेंजर ट्रेन होती है।
इनके बीच में जो इशू था उसको हमने पिछले वाले वीडियोस में समझा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा है वो पैसेंजर ट्रेन में हो रहा है, लेकिन आपके पास जो इनकम है वो फ्रेट चार्जेस वाली ट्रेन से हो रहा है। तो यहाँ से हमने जो ट्रेन का पूरा एक इशू था, जो एक मेजर कंसर्न था, उसको समझा। अब हम बात करते हैं इंडिया में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या कंडीशन है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है टूरिज्म पे, ट्रांसपोर्ट पे, कल्चर पे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट को, जिसमें बोला गया है कि जो रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक एक विषय है। इट इज वेरी कंसर्निंग दैट द रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिलेड। तो पहली बात तो ये कंसर्न क्यों है, तो रोड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस या फिर जरूरत क्या है उसको समझ लेते हैं, और फिर ये डिले क्यों हो रहे हैं इससे रिलेटेड इश्यूज को समझते हैं। सबसे पहला, रोड डेवलपमेंट आपका ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। अरे अगर रोड अच्छी बनी हुई है तभी तो आप कम से कम समय में, कम से कम कॉस्ट में इधर से उधर सामान बेच पाते हो, है ना। आप मान लो कि आपको हिमाचल घूमने जाना है, अब वहां पे स्पीति वैली चले गए, लद्दाख चले गए, अब वहां पे प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई होगी, खाई एक तरफ, खाई एक तरफ रिवर है, तो अब क्यों लोग वहां पे, मतलब जा ही नहीं सकते लोग वहां घूमने। तो अल्टीमेटली एक तरह से प्रमोट भी करता है ये टूरिज्म को। प्लस आपके पास कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, ये सारी सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जनरेट करता है। रूरल डेवलपमेंट, गांव तक पहुंचने के लिए आपको रोड चाहिए। अगर अर्बन डेवलपमेंट है, रोड सेफ्टी की चीजें हो सकती है ना। तो क्या इश्यूज रिलेटेड है रोड प्रोजेक्ट को लेकर, सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे, डिलेड प्रोजेक्ट हो रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कि डिले हो गए बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे कि लैंड एक्विजिशन में आपके पास डिले हो रहे हैं। आपको अगर रोड बनानी है तो वहां पे आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत हो रही है, परमिशन की जरूरत हो रही है कहीं और, आपको उसका सस्टेनेबिलिटी के तौर पे कुछ करना पड़ेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग है, फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, आपको उसको मेंटेन करने के लिए जो बजट है वो नहीं बन पा रहा है, प्लस एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हो, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज में, जो हिमालयास वाले जो एरियाज है उनके अंदर, तो वहां पे कॉन्टिन्यूसली वहां का जो ड्रेनेज नेटवर्क है आप उसको चेंज करते हो। मतलब जो हिमालयन रीजन है वहां अगर आप रोड बनाने की बात करते हो तो वहां नेचुरली जो रिवर सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप उसको चेंज कर रहे हो। वहां पे आप पेड़ पौधों को काट रहे हो, आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, करेक्ट। तो वहां पे आप पूरा एनवायरमेंट डैमेज कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ता है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, भारी फ्लड आती है वहां पे, पोल्यूशन इज देयर, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया भी, देखो, चार धाम रोड प्रोजेक्ट। जब चार धाम रोड प्रोजेक्ट हुआ इसकी वजह से कम से कम 508.66 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है साफ कर दिया गया, कंप्लीट फॉरेस्ट गायब है वहां से, ठीक है। सेफ्टी, मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि रोड की कंडीशन जो होती है बैड होती है, पुअर इंजीनियरिंग, लैक ऑफ सर्विस रोड, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, दैट इज द कुछ डेटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दैट 66.71 लाख किलोमीटर ऑफ द रोड नेटवर्क इन इंडिया, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क जो है नेशनल हाईवे, 40% ट्रैफिक इसी से जाके गुजरता है। एनवायरमेंटल कंसर्न की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और हैबिटेट पे इसका असर पड़ता है। आपके पास जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें मरीन इंपैक्ट आता है, जैसे कि ऑयल है, मिनरल है, और भी बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो कि रिलीज होते हैं। कोरल रीफ को यहाँ पे डैमेज होता है। तो ये सारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दे रखी है। कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए थे, जैसे कि भारत माला परियोजना है, special accelerated road development program for northeastern region, green highways very important, भूमि राशि वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स आपको याद रखना। अब बात करते हैं लीड रिपोर्ट 2023 के बारे में। अगली जो आपके पास रिपोर्ट आई थी वो थी लीड रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज एलपीआई ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2018। तो ये जो आपके पास एलपीआई है, इट रिलाइज एंटायरली ऑन द परसेप्शन बेस्ड सर्विस,
यानी कि ये जो लीड है एक तरफ से परसेप्शन बेस्ड सर्वे भी करता है और प्लस ऑब्जेक्टिविटी भी करता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो रैंक आया है 139 कंट्रीज में से 38 इसका रैंक आया है। ये जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनकी रैंकिंग करता है कि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक को लेके इकोसिस्टम है उसमें कितने ज्यादा एफिशिएंट है। अब ये जरूरी क्यों है? जब ऐसी रैंकिंग आती है तो बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक एम्पावरमेंट मिलता है कि यहाँ पे सरकार क्या करती है, रीजन स्पेसिफिक इंसाइट कर पाती है इन्फॉर्म कि भाई ये एरिया में ऐसी कंडीशन है, इस एरिया के अंदर लॉजिस्टिक अच्छा है, यहाँ पे पुअर है, तो सरकार को एक इंसाइट मिलता है। वो एक जब डिसीजन मेकिंग करती है तो आसानी से कर पाती है, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स हो पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, रैंक के बारे में, तो क्या क्या आधार पे होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कि सपोर्ट कितना दे रही है स्टेट या यूनियन टेरिटरी फॉर द पॉलिसी। दूसरा परसेप्शन असेसमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट, और क्या क्या रिपोर्ट हो सकता है इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारी आपके पास जो रिपोर्ट्स है, जैसे कि 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स हम कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो बचे हुए 4 टॉपिक्स है जो न्यूज इन शॉर्टर्स को पार्ट बी के अंदर कवर करेंगे, पार्ट सेकंड के अंदर, ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। हमको आप सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। आप लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी एनर्जी थोड़ी सी डबल होगी। ठीक है, इसी के साथ हम बने रहेंगे हमारे अगले वीडियो में, बहुत जल्दी आपके सामने पार्ट सेकंड भी इसका लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।